ध्यान देंगे कि हमारा क्या है कि सुकर पालन में पहली बात हम लोग जानेंगे कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। पहली बात हम लोग ये देख रहे हैं कि देसी सुकर यदि हम लोग जो अपने पारंपरिक विधि यानी जो घर पे करते हैं उसमें हम लोग को क्या क्या देखने को मिला कि एक वर्ष में जब हम बोलेंगे तो इधर करीब एक वर्ष में हमको ज्यादा से ज्यादा क्या मिल रहा है। एक बार हम कितने एक मादा सुकरी बच्चे दे रही है 4 से 5। एक वर्ष में कितने बार बच्चे दे रही है? एक ही बार, 2 बार नहीं दे रही। चर्म रोग बहुत ज्यादा होगा और एक वर्ष में कितनों खिलाएंगे तो उसका वजन कितना होगा 40 से 50। ठीक है। अब हम लोग विदेशी में आते हैं। यहाँ पे देसी वर्ड हटा के विदेशी करते हैं। ठीक है। इसी में देखिए अब हम बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये संख्या बदल जाएगी 10 से लगभग 14। मिटा के लिखें। पहले कितना था 4 से 5, अब 10 से 14। एक वर्ष में 2 बार बच्चा देगी। तीसरा क्या होगा, चर्म रोग बहुत ज्यादा को मिल जाता है, बहुत कम। और यहाँ पे भी वजन में अंतर आ जाएगा, लगभग 100 से 150 तक भी जाएगा, 140 के लिए। ठीक है, समझ में आ रही बात। लेकिन हमारे किसान भाई ध्यान देंगे, हमारा जो झारखंड का वातावरण है, ठीक है, हमारा जो किसान का घर का जो भी व्यवस्था होता है, विदेशी सुकरों को वहां पे लाके सीधे पालना संभव है। विदेश के मान लीजिए कोई भी मनुष्य भी आके हमारे झारखंड में रहते हैं तो उनको थोड़ा ज्यादा ठंड की आवश्यकता होती है, वो लोग ज्यादा एसी में रहता है ना। ठीक है। तो विदेशी जो सुकर की प्रजाति है उसमें बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन उनको क्या है सीधे हम लोग झारखंड में लाके नहीं पाल सकते। जो हमारा ग्रामीण परिवेश है, जो हमारे झारखंड का परिवेश है, उसमें सीधे विदेशी नस्ल को नहीं पाल सकते हैं। तो अब किस पे आएंगे हम लोग, संकर नस्ल। आजकल हर चीज के लिए कहा गया है कि हाइब्रिड यूज कर। कहते हैं ना, धान भी यदि हम लोग लगा रहे हैं तो कैसा धान लगा रहे हैं, हाइब्रिड। तो उसको हिंदी में क्या कहते हैं, हाइब्रिड को संकर। हाइब्रिड को क्या कहते हैं, संकर नस्ल। सबको समझ में आ रहा है? महिला लोग आ रहा है ना पीछे तक? तो अब हम लोग जो झारखंड में पाल सकते हैं, हमारे ग्रामीण जो व्यवस्था है उसमें हम लोग पाल सकते हैं, तो कौन सा नस्ल होगा, संकर नस्ल की सुकर, जिसमें आधा देसी का भी गुण होगा और आधा विदेशी का भी। ठीक है, समझ में आ रही बात। संकर नस्ल कैसा होगा, जिसमें कुछ गुण देसी का भी होगा, कुछ गुण विदेशी का। ठीक है। अब हम लोग दोनों को मिला दें। ठीक है। अब हम तो पहले उसका खासियत देख लेते हैं, इसी में चेंज कर देंगे, है ना। संकर नस्ल की का सुकर, है ना। अब इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा। इसमें लगभग 8 से 12। ठीक है। ये भी होगा, एक वर्ष में 2 बार बच्चे देगी। तीसरा क्या होगा, चर्म रोग भी कम होगा। हाँ, यहाँ वजन में थोड़ा कमी आ जाएगी। ठीक है। 1 कुंटल तक ही है, 110। समझ में आ रही है बात ना सबको, महिला लोग। हमने संकर नस्ल में क्या किया,
विदेशी का भी गुण को लाया और देसी का गुण को, ताकि वो हमारा जो झारखंड का जो भी हमारा वातावरण है उसमें सही से रह सके, उसको किसी प्रकार का वातावरण से कोई दिक्कत ना हो सके, हम लोग उसको अच्छे से अपने घर में ही रख के पाल सके। मैडम पानी पीजिए, हम हर किसी को देखते हैं, ठीक है। फिर गपने में क्या फायदा है कि इसको हम लोग झारखंड के परिवेश में पाल सकते हैं। इसमें जो विदेशी का गुण था, जैसे बच्चे ज्यादा देगा, देसी से ज्यादा बच्चे दे रहे हैं ना। दूसरा क्या हुआ, एक वर्ष में 2 बार बच्चा भी दे रहा है। तीसरा क्या, चर्म रोग भी कम हो रहा है, और क्या है, एक वर्ष में जो उसका वजन बढ़ना था वो भी लगभग हमको ठीक मिल रहा है, देसी से ज्यादा मिल रहा है ना। अब हम लोग आएंगे कौन सा संकर नस्ल को पालेंगे, है ना। जोसेफ थोड़ा पानी पिलाओ थोड़ा सा। सबसे जरूरी है कि कौन सा संकर नस्ल को हम लोग झारखंड में पालना है। कुछ पता है कौन सा संकर नस्ल को आप लोग को पालना है? तो हम उस पे TND के बारे में सुने होंगे, ठीक है, आज भी सुने हैं। उसको हम लोग दूसरा क्या नाम से जानते हैं, झारसूट, है ना, ठीक है। तो झारसूट या TND जो ब्रीड है उसको हम क्या कहेंगे, संकर नस्ल का, TND। डी हिंदी थोड़ा गलत दिखा रहा है, TND, इसी को क्या कहते हैं, झारसूट। इसका क्या नाम रखा गया, झारसूट। ये जो ब्रीड है इसको कहां से डेवलप किया गया, एक विदेशी वैरायटी था टेम्बर, क्या था, टेम्बर। इसको किसके साथ क्रॉस कराया गया, देसी। देसी हमेशा मादा को लेते हैं और विदेशी नर को। इससे जो बना उसको हम लोग क्या कहें, यानी ये टेम्बर, टी से टेम्बर, डी से देसी। इसका नया नामकरण क्या हुआ, झारसूट। तो अब आप लोग बता सकते हैं कि झारसूट में क्या क्या गुण होगा। झारसूट क्या है, किस तरीके का शुकर का प्रजाति है, झारसूट TND किस तरीके का प्रजाति है, देसी विदेशी का हो गया ना। अभी हम लिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, इसमें दोनों को मिक्स किया ना। देखिए महिला कर रही है, आप लोग कहाँ ध्यान दिए हुए, क्या देखा जवान लोग, बारे में हाइब्रिड बताया ना। तो ये हमने हाइब्रिड जो प्रजाति तैयार किया जिसमें विदेशी क्या था, टेम्बर और देसी। टेम्बर का नर लिए, विदेशी का नर लिए, और देसी का मादा, उससे जो बच्चा आया उसको हमने क्या नाम दिया, TND या फिर झारसूट। अब इसमें संकर नस्ल की सारी जितने भी जो अच्छाई है वो मिलेगी। क्या क्या विशेषताएं हैं, अब झारसूट की विशेषताएं कोई आपको पूछेगा तो आप क्या बताइएगा कि झारसूट की जो सुकरी होगी वो एक बार में कितने बच्चे देगी, 8 से 12। दूसरा क्या होगा, एक बार में झारसूट 2 बार बच्चे देगी। तीसरा क्या होगा, झारसूट में चर्म रोग कम होगा। चौथा क्या, एक वर्ष में लगभग 100 से 110 केजी हमको मिलेगा, एक शुकर का वजन। समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। घर भी बहुत जरूरी होता है ना। देखिए कोई भी आपका पालन होता है उसमें मैनेजमेंट, कहने का अर्थ है प्रबंधन। प्रबंधन जितना अच्छा होता है हमारा, वो व्यवसाय उतना सफल। कहते हैं ना, घर का मुखिया जितना अच्छा होता है उसका घर उतना अच्छा चलता है। जिस गांव का मुखिया जितने ज्यादा एक्टिव होता है वो गांव का डेवलपमेंट उतना ही ज्यादा होता है ना। कि बारीकियों को आप लोग जानिए
आपका फायदा लास्ट में अपने आप दिखेगा। अब सुकर पालन ऐसा व्यवसाय है 2 रुपया लगाइए और 10 रुपया कमाइए। सुकर पालन ही पूरे पशुपालन में एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जो सबसे कम खर्च पे ज्यादा से ज्यादा आमदनी लेता है। अभी जब हम आहार प्रबंधन पे आएंगे ना, भोजन पे, का घर कैसा होना चाहिए, यानी आवास करने का अर्थ क्या है जी? घर। घर कैसा होना चाहिए? पहला, आवास कैसा होना चाहिए? साफ सुथरा। हवादार। कैसा होना चाहिए? दूसरा चीज, पीछे का दीवार कितना बड़ा होना चाहिए? कितना ऊंचा होना चाहिए? हैं? कहाँ कहीं पढ़े हैं क्या? हैं? सामने का दीवार कितना का होना चाहिए? हाँ, कहाँ पढ़े हैं? बुक में लगता है पढ़े हैं। रखे हुए हाँ, ठीक है। सामने का दीवार कितना होना चाहिए? 4 से 5 फीट। और आगे में क्या होना चाहिए? खुला हुआ जो जगह होना चाहिए। सामने का दीवार से जो आगे का जगह होता है वो खुला हुआ जगह भी होना चाहिए, ऊपर बाहर ना आए, है ना? 3 फीट 4 फीट दे सकते, कितना? 3 से 4 फीट, ताकि सुकर केवल बाहर ना निकले। कितना बड़ा? लकड़ी का दरवाजा देंगे, टिकेगा? लोहे का दरवाजा होना चाहिए। कहने का अर्थ है पीछा दीवार है, ये पीछे का दीवार कितना ऊंचा होना चाहिए? मेरे हाइट से थोड़ा ऊंचा, ठीक है? और ऐसे ढलान बनाए हैं तो आगे साइड कितना होना चाहिए? लगभग मेरे कंधा के बराबर, है ना? थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, वो 19-20 हो सकता है। और आगे में थोड़ा खाली जगह होना चाहिए, वहां भी लगभग घुटने से थोड़ा ज्यादा दीवार लेके रखना चाहिए, ताकि सूखा लोग को कुछ देर हम लोग धूप में भी रख। पीछे पुरुष लोग एकदम खाली जगह, ये पीछे का दीवार है, इधर स्लोप रहेगा पानी गिरने के लिए, ठीक है? एक यहाँ पे गेट होगा और एक यहाँ पे गेट देने की जरूरत नहीं है, केवल खाली जगह छोड़ देना है, अंदर बाहर तो हवादार होगा। हम हवाएं किधर से किधर चलती? पूरब से पश्चिम। हैं? पूरब से पश्चिम चलती है? हाँ, पूरब पश्चिम। उत्तर से दक्षिण चलती है। ज्यादातर हवाएं किधर से चलती है? उत्तर से दक्षिण। और मादा को रख सके एक साथ, नर और मादा को एक साथ रख सके प्रजनन हेतु, है ना? और तीसरा, जब हम लोग विनिंग करते हैं, विनिंग को क्या कहते हैं? माँ से बच्चे को जो अलग करते हैं, इसको भी नहीं हैं? विनिंग रूम। जब माँ से बच्चे को अलग करते हैं लगभग 56 दिन बाद। कितना दिन बाद? 56 या 7 दिन के बाद। 56 दिन। कम से कम 3 प्रकार का हमारे पास घर जरूर होना चाहिए। अब हम लोग आएंगे प्रसूति गृह कैसा होना चाहिए। तो प्रसूति गृह में गार्ड रेल जरूर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए?
गार्ड रेल के बारे में सुने हैं? गार्ड रेल कोई बताया है? हाँ? गार्ड रेल के बारे में क्या बताया गया है? दीवार के बगल से जो पट्टी टाइप के लोहा या बांस का बना सके सर। दीवार के एक किनारे में गार्ड रेल कहाँ पे बनता है? दीवार के एक किनारे में, बांस का नहीं बनता है। यदि कोई बताता है तो गलत बताता है। सुबह में सर बांस का बता रहे थे। नहीं, एक किनारे में जमीन से कितना? 6 इंच या 8 इंच 9 इंच ऊपर भी 9 इंच साइड में, 9 इंच दीवार से बाहर। यदि ये दीवार है तो लगभग 9 इंच ऐसे इधर से और 9 इंच, कम से कम ये 3-4 इंच मोटा लोहे का होना चाहिए। कितना मोटा लोहा का होना चाहिए? 3 से 4 इंच मोटा लोहा का। गार्ड रेल का फायदा क्या है? गार्ड रेल बनाते क्यों है? ताकि माता जब बैठते ही दूध पी रहा। गार्ड रेल हम लोग प्रसूति गृह में बना रहे हैं। कहाँ पे? प्रसूति गृह। प्रसूति गृह कहते हैं जहाँ पे माता अपने बच्चों के साथ रहेगी, बच्चा देने के साथ। प्रसूति गृह में माता को कब लेके जाएंगे? जब बच्चा देने का 2-3 दिन बाद। बच्चे देगी कितना एक बार में? 8 से 10 देगी। माँ वो जानवर है, उनको उतना अनुभव नहीं होता है, ठीक है? वो जनरली किनारे में जाके घुमर जाए। मादा का वजन कितना होता है? लगभग 1.5 से 2 क्विंटल होगा, नहीं तो कम से कम 1 से 1.5 क्विंटल होगा। एक छोटा सा बच्चा जो अभी कितना वजन का होता है? हाँ, ठीक है। पहला दिन बच्चा कितना दिन का, कितना वजन का रहता है जी? ये लोग जो पाल रहा है कितना दिन वजन का रहता है? कभी किए हो? नहीं किया। ज्यादा 1.5 से 2 केजी का रहता है ना? यदि उसके ऊपर 1.5 क्विंटल का मांस हो जाएगी तो बच्चा बचेगा नहीं। तो गार्ड रेल इसीलिए लोहे का बनाया जाता है ताकि उसके अंदर सारा बच्चा घुस जाए। माँ अभी बैठे भी तो बच्चों के ऊपर वजन नहीं ना पड़े, और दबने के कारण जो बच्चों की मृत्यु होती थी वो कम ना। गार्ड रेल का फायदा समझ में आया? गार्ड रेल जमीन से 9 इंच ऊपर और दीवार से 9 इंच बाहर, कम से कम 3 से 4 इंच मोटे लोहे का जो बताता है पूर्वक है। कम से कम प्रसूति गृह 8 से 10। यदि 8 फीट चौड़ा है तो क्या होगा? 10 फीट लंबा। चौड़ाई 8 फीट है तो लंबाई कितना होगा? 10 फीट। 10 फीट। सनमारी बात है ना जी? कम से कम कितना होगा? 80 स्क्वायर फीट, 70 से 80 स्क्वायर फीट का प्रसूति गृह, जिसमें केवल एक ही प्रसूति को रखेंगे। ऐसा नहीं कि एक रूम में 4-5 प्रसूति को भर दिए। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं सर। मनुष्य में भी होता है तो एक बेड पे एक ही रहता है ना? इतना तो हम लोग को भी दिमाग लगाना नहीं रखना पड़ता है। एक प्रसूति गृह में लगभग 8 फीट अधिक चौड़ा आपका रूम और 10 फीट लंबा रूम, उसमें एक ही प्रसूति को रखेंगे। यदि आपके पास 3 सुकरी है जो बच्चा देने वाली है तो 3 रूम आप अलग अलग, ठीक है? नहीं तो नहीं प्रोवाइड कराइए तो ज्यादातर बच्चे तो देंगे स्वास्थ्य, लेकिन ज्यादातर की मृत्यु दबने के कारण होगी, ज्यादातर बच्चे। यदि आपने उनको अलग अलग रूम नहीं दिया
तो कम से कम उसमें से 10 से 15 दम की मर जाए। आप लोग घर में पालते हैं, बच्चों का दबने से मृत्यु होती है कि नहीं होती है? होती है ना। तो अब हम लोग उसको बचाएंगे ना गार्ड रेल लगा के। इसी में एक और क्रीप फीडिंग का रूम प्रजनन के लिए बनाएंगे। ये भी लगभग हमारा 6 फीट चौड़ा, कितना होगा? 6 फीट चौड़ा गुना 10 फीट, लगभग 60 स्क्वायर फीट का। और ये बच्चों के लिए लगभग कितना बड़ा होना चाहिए जी? बच्चा के उसमें ज्यादा रहेगा ना सर? हाँ, वो तो तुम्हारे पे डिपेंड करता है कितना बच्चा रखना चाहते हो। लगभग हम 10 बच्चा के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना? हाँ। कितने बच्चों के लिए? 10 बच्चों के लिए। 10 बच्चों के लिए लगभग 30 से 40 स्क्वायर फीट का रूम होना, ठीक है? स्क्वायर समझ आ रही बात? एक और रूम होना चाहिए इसके लिए, जो ड्राई मदर होती है। ड्राई मदर समझते हैं ना? बच्चा देने के बाद 30 से 40 फीट क्या है सर? स्क्वायर फीट कहने के कैसा 30 से 40 स्क्वायर फीट आएगा? हाँ, मान लीजिए 3 फीट चौड़ा है तो 10 फीट लंबा, तभी ना 30 से 40 स्क्वायर फीट आएगा। बच्चा के लिए 30 से 40 फीट? हाँ, 30 से 40 स्क्वायर फीट 10 बच्चों के लिए। और जब ड्राई मदर जब तक पाल नहीं खाई है ना, ठीक है, उसके लिए भी एक रूम होना चाहिए। वीनिंग के बाद कुछ दिन उसको हम लोग अलग से रखते हैं ना, मोटाएगी तब जाकर फिर उसको पाल खिलवाते हैं, ठीक है? तो ये कहते हैं ड्राई मदर, यानी बिसूखी, सूखा हुआ। हाँ, बिसूखी का भी रूम होना चाहिए। ये भी लगभग 40 से 50 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। आप लोग गुना करके निकाल लीजिए कितना बाई कितना बनाना चाहते हो, वो आप लोग पे डिपेंड करता है। 8 से 9 महीने का उम्र, कितना? 8 से 9 महीने का उम्र को प्राप्त कर लेती है तो प्रथम बार मां बनने के लिए तैयार होती है। समझ में आ रही है बात? एकदम हिंदी, सरल हिंदी में बता रहे हैं। तो वो पहला बार गर्म हो। समझ में आ रही बात? कितने दिन गर्मी में रहती है? ऋतु चक्र कितने दिन का होता है? 48 घंटे। ऋतु चक्र, गर्मी नहीं कह, ऋतु चक्र कह रहे हैं। लगभग 24 से 26 दिन का होता है। एक बार गर्म हुई तो कैसे, यदि नहीं पाल रखी, गाभिन नहीं हुई तो कैसे पता चलेगा फिर कब गाभिन होगी? समझ में आ रही है बात? ऋतु चक्र पता होने से एक हमारा क्या होता है कि हम लोग यदि मान लीजिए 18 से 24 दिन पार हो गया, अब फिर से नहीं गर्म हुई तो हम लोग समझेंगे हमारी सुकरी गाभिन। ऋतु फिर से आ गया मीन्स आपका सुकरी गाभिन नहीं। समझ में आ रही है बात मैडम? कितने देर बाद पाल खिलाना चाहिए? लगभग 18 से लेके, गर्म होने का लक्षण पता होने के 18 से लेके 24 घंटे के अंदर पाल खिलाना चाहिए। समझ में आ रही बात? गर्भावस्था कितने दिनों का होता है? 114 से 116 दिन। 1-2 दिन हमेशा कोई फिक्स नहीं होता है।
किसी का 2 दिन आगे भी हो जाएगा, 112 में भी हो सकता है, कोई 116 ऐसे समय है ना? 3 महीना 3 सप्ताह 3 दिन। एक छोटा ऐसे जैसे कॉपी है ना, ऐसा कॉपी को जरूर मेंटेन कीजिए। उसमें क्या क्या नोट कीजिए, किस दिन आपका सुकरी पाल खाई, कब पहली बार गर्म हुई, ठीक है जी। किस दिन वो पाल खाई, कितना दिन पे वो बच्चा दे रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिन निर्धारित है हर चीज के लिए। आज मान लीजिए बच्चा दी 31 जनवरी है ना, तो आज से अब 56 दिन के बाद फिर बच्चों को भी अलग करना है। यदि दिन आपको याद नहीं रहेगा तो बच्चों को कैसे अलग कीजिएगा? बच्चों को अलग करने से पहले कुछ का हम लोग को, जैसे हम लोग सांड से बैल बनाते हैं ना, गाय का जो बच्चा होता है मेल, उससे हम लोग कुछ को छोड़ देते हैं सांड बनने के लिए, कुछ को क्या करते हैं बैल बनाते हैं, खस्सी करते हैं ना। उसी तरीके से सुगर में भी मान लीजिए 10 का बच्चा पैदा, 10 में मान लीजिए 6 नर है, तो 6 का 6 नर आप उसको प्रजनन हेतु रखिएगा नहीं सर, उसको खस्सी करेंगे। खस्सी कितना दिन में करते हैं? पता है? 30 दिन में खस्सी 30 दिन में कर लेना है। क्या कहते हैं? कास्ट्रेशन। हिंदी में इसको हम आपके भाषा में क्या कह रहे हैं? खस्सी करना या फिर हाँ सबसे अच्छा हिंदी कहें बधिया। कितने दिनों में करेंगे? बच्चे का उम्र 30 दिन। बच्चे का उम्र 30 दिन। ये सब नहीं पता रहेगा तो कैसे कीजिएगा? कितने दिनों का? तो परफेक्ट 30 दिन में करना है कि 30 दिन से ज्यादा भी होगा तो चलेगा? नहीं, 2 महीना हो जाएगा तो उसको खस्सी कीजिएगा, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। 25 से 30 दिन में उसको खस्सी करना समय मिलाएगा। हाँ उसके बाद तो जो सुअर जो रखेंगे सर, हाँ तो उसको बड़ा सुअर जो पाठा टाइप का रखेंगे सर, हाँ उसको खस्सी तो कैसे कर सकेंगे सर? देखिए हमने क्या कहा कि हमने एक सुकरी पाला, एक फिर बीच में 10, उसमें 4 मादा 6 नर। मादा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। मादा को हमेशा हम लोग प्रजनन के लिए रखेंगे ना, और नर को हम लोग क्या करेंगे, उसमें से जो एक सबसे अच्छा नर होगा उसको हम लोग प्रजनन के लिए। अब बाकी जो 5 नर होगा उसको महीना दिन के अंदर हम लोग उसको कास्ट्रेशन, बधियाकरण या खस्सी करना। खस्सी करने से क्या होता है फायदा? बधियाकरण कीजिएगा नर का तो क्या फायदा आपको मिलेगा? जल्दी ग्रोथ करेगा सर, जल्दी वजन बहुत जल्दी बढ़ेगा। ज्यादातर वही ना बिकता है। हाँ सर। जैसे बकरी में खस्सी बिकता है, वैसे सुपर में खस्सी की वो सुपर जल्दी बिकता है, बिकता है ना? हाँ सर। तो बधियाकरण का फायदा समझ में आ गया? कब बधियाकरण करना है पता चल गया? हैं? 30 दिन के अंदर में सर, 25 से 30 दिन के भीतर कर लेना है। उसके बाद नहीं करना है। उसके बाद दिक्कत होती है, जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा ना, बधियाकरण नहीं कर पाएंगे। कीजिएगा तो जानवर की मौत हो जाएगी। हम ज्यादा उस पर नहीं जाना चाहते हैं, एक सरल भाषा में इतना ही घर बनाते समय हमेशा सुकरी या सुकर जो भी रहे, सुकर प्रजाति का आदत होता है कि दीवार में अपने शरीर को लोग खूब रगड़ते हैं ना। इसीलिए हमेशा सुपर का घर कम से कम 3 से 4 फीट पक्का होना चाहिए, प्लास्टर और एकदम प्लेन पक्का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्लेन पक्का। प्लेन पक्का दीवार जो ना सर, हाँ इस तरह होना चाहिए। सुकर के घर का दीवार, सुकर के घर का दीवार, हर दीवार कोई भी साइड का दीवार वैसे खुरदुरा नहीं छोड़ना चाहिए।
ये जैसे नीचे है ना मार्बल दिया हुआ, उसे पक्का करना चाहिए। तो मार्बल हम लोग तो नहीं लगा सकते, वो महंगा होगा। हम लोग उसमें जैसे हम लोग घर पक्का करते थे ना पहले, हाँ, तो सीमेंट का घोल डाल के चिकना। उसे कम से कम 3 से 4 फीट 3 से 4 फीट इतना हाइट कर, चिकना रहना। है ना, एकदम चिकना होना चाहिए, ताकि वो अपना शरीर को रगड़ ना पाए। जहां वो रगड़ेगा छिला जाए। खून निकलेगा, छिला जाएगा, बीमारी होगी। ठीक है, किस पे आते हैं? वजन प्रबंधन। भोजन प्रबंधन। ये भी बहुत जरूरी है हाँ सर, कि नहीं? सबसे जरूरी तो यही है सर। क्यों पीछे में कब हो रहा है भाई? 3-4 तरीके का दाना, और पहला जो दाना देते हैं छोटे बच्चों को, ठीक है, जब तक 10 केजी का वजन नहीं प्राप्त कर लेते, छोटे बच्चे, है ना, हाँ सर। 10 किलो वजन तक, कितना? 10 केजी वजन तक। इस राशन को हम लोग क्या कहते हैं? क्रीप राशन। कैसा कहते हैं? क्रीप राशन। दूसरा 10 से 40 केजी तक, कितना? 10 से 40 वजन तक। इसको क्या कहते हैं? फीड पे सर। हैं? किस तरीके का फीड कहते हैं? ये तो हैं? ये तो पूछे सर, किस तरह का फीड? ग्रोवर। ग्रोवर। अभी बढ़ने का एज है ना? जी, ग्रोथ कर रहा है। स्टार्टर है, हाँ? है ना? ये हो जाएगा ग्रोवर। ग्रोवर। और 40 केजी से ऊपर ये क्या कहेंगे? फिनिशर। फिनिशर के फिनिशर। फिनिशर, आप फिनिश वो लास्ट के लिए छोड़, हाँ, फिनिशर। है ना? हाँ सर। ये इसलिए इसको डिवाइड किए, इसमें जो राशन के जो भोजन का आवश्यक तत्व होते हैं, क्यों हाथी हो रहा है? 10 केजी का जो वजन होता है, इसमें प्रोटीन का परसेंटेज सबसे ज्यादा राशन में होना चाहिए, इसीलिए 4 प्रकार का राशन बताएं। ये राशन क्यों अलग अलग है? क्योंकि सब में अलग अलग प्रोटीन का परसेंटेज है। यहाँ 20 है, यहाँ 18 है, यहाँ 16 है, यहाँ कितना है? 14। इसीलिए 4 भाग में राशन को अलग अलग किए। भोजन के क्या क्या 5 पोषक तत्व हैं? पहला क्या होता है भोजन के पोषक तत्व? पोषक तत्व 5 प्रकार के होते हैं। पोषक तत्वों की बात करें तो पहला क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है ना जी सर। दूसरा क्या होता है? फैट यानी वसा। तीसरा क्या होता है? प्रोटीन। चौथा क्या होता है? विटामिन। और 5वां क्या होता है? मिनरल। हम लोग मीट, मछली, अंडा, दूध लेते हैं ना, क्यों खाते हैं? मछली विटामिन, प्रोटीन, ये सारा चीज मिलता है। वो भी शरीर का विकास के लिए मायने रखता है ना? हम लोग कहते हैं कि बच्चों को ज्यादा प्रोटीन वाला खाना देना चाहिए, अंडा देते हैं ना आजकल। पहले हम लोग बच्चों को सही नहीं देते थे, तो बच्चे क्या करते थे? सही
ठीक है। जो 40 केजी था वो वजन जब ऊपर बढ़ने लगेगा तब प्रोटीन की मात्रा घटा देंगे, उसमें खाली फैट के परसेंटेज बढ़ाएंगे ताकि शरीर ज्यादा विकसित। सर एक बार बोले के लिए पॉसिबल है नहीं आजकल बहुत तो दाना बनाने की विधि क्या देख रहे हैं? दाना बनाने की विधि दाना बनाने की विधि हम लोग घर में ही कैसे दाना बनाएं और अपने जानवरों को खिलाएं और ज्यादा से ज्यादा फायदा हम लोग ले सकें। क्योंकि दाना जो भी मार्केट में बाहर से दाना आ रहा है उसका दाम प्रतिदिन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो घर में ही संसाधन उपलब्ध हैं उन्हीं से हम लोग कैसे दाना तैयार करें और खिलाएं तो उससे हमको ज्यादा। अंत में एक और विधि में बताएंगे दाना खिलाने के बाद खिला के भी कैसे अच्छा से अच्छा लाभ। आप होटल में खिलाते हैं 100 केजी बनाएंगे। कितना दाना? 100 केजी 100 केजी। 100 केजी दाना में क्या क्या मिलाएंगे? ठीक है, सबसे पहला दाना का प्रमुख अंश होता है व्हाइट चादर वाली मैडम जी सबसे पहला चीज क्या होता है दाना में? क्या मिलाते हैं घरेलू लेवल पे? मकई। तो मकई गोटा गोटा मकई मिलाएंगे नहीं सर तो पहला क्या लेंगे? मकई का दर्रा दर्रा बनाएगा मकई का दर्रा कितना केजी लेंगे? बोलिए 60 से 65 केजी लेंगे। 80 लेंगे। बहुत ज्यादा है कितना लेंगे? 60 से 65। दूसरा क्या लेंगे? हैं? क्या? मूंगफली खाते हैं ना? जी मूंगफली का खल्ली मिलता है। हाँ सर जी हाँ हाँ, लेकिन बाजार में नहीं मिलता है सर। मूंग अब यहाँ हम रेंज बता रहे हैं, इसी में हर प्रकार का दाना बढ़ जाएगा, हाँ सर है ना? जितना प्रकार का दाना बता रहे हैं इसी में 2 केजी 4 केजी अंतर करेंगे और बना देंगे। बच्चा खिलाने का भी दाना भी और बड़ा खिलाने का भी दाना। ठीक है, मूंगफली खली कितना लेंगे? लगभग हम लोग इसमें मूंगफली का खली लेंगे 10 केजी 15 से 20 केजी 20 केजी। ठीक है, अब क्या लेंगे? गेहूं का दर्रा। गेहूं का जो छोटा छोटा पार्ट भी बच जाता है ना, या गेहूं का चोकर भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? गेहूं का चोखा या छोटा दाना भी जो खुदी बच जाता है उसको भी ले सकते हैं। ठीक है, जी ये कितना लेंगे? साठ से 7 से 10 केजी तक। रेंज में लिख रहे हैं, जी है ना? जी और क्या लेंगे? नमक सर नमक तो सबसे लास्ट में है। ना? मछली का चूरा कितना केजी लेंगे? ठीक है, 5 से 7। और क्या लेंगे? नमक सर मिनरल मिक्सचर ये क्या होता है सर? मिनरल मिक्सचर हॉर्लिक्स। 1 केजी सर ठीक है, हाँ हाफ से 1 केजी। ठीक है, और नमक 1 केजी सर नहीं जी, 1 केजी ज्यादा होता है 100 केजी में, हमेशा हाफ। हाँ इधर रख लीजिए, वॉच कर। मकई का दर्रा का पहला रेंज लेंगे 60 केजी।
क्योंकि उसमें केवल कार्बोहाइड्रेट रहता है। वहां पे मूंगफली 20 kg है, गेहूं फिर कितना लेंगे 7 kg, और मछली का चूरा भी वहां पे कितना लेंगे ज्यादा। अभी सबसे ज्यादा प्रोटीन के लिए बनाएंगे ना तो हाइयर रेंज को पकड़ेंगे 7 kg, उसमें मिनरल 1 किलो और नमक हमेशा आधा kg। सबको दाना को पूरा एक बोरा में मिला के रख देंगे और उसको लगभग डेली आवश्यकता अनुसार हम लोग अपने जानवरों को मिक्स करके रख देना सूखे में। हाँ ठीक है। उसको बाद क्या कैसे उसको उबाल के खिलाना है कैसे? हाँ देख लीजिए, इसके अनुसार आप लोग दाना को बनाइए और अपने जानवरों को खिलाइए। देखिए हाँ 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 खड़े हो जाइए इधर आइए। देखिए ये तो आपका जगह जगह पे डिपेंड करता है ना। जब आप पालन कर रहे हैं तो आपको बाहर से भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, आजकल ऑनलाइन भी मिलता है। में प्रोटीन नहीं होता है, कम होता है, फिर आपका जानवर का जैसा विकास होना चाहिए वैसा विकास नहीं होगा। तीता भी होता है वो तो, लेकिन पोषक तत्व ही नहीं रहेगा तो क्या यूज हुआ? नहीं मिला सकते हैं। अभी हमने कहा ना, आप जिंदगी भर चावल और रोटी खा के जिंदा रह सकती है मैडम। आपको मकई से क्या मिल रहा है? मकई क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। गेहूं क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और वहां चावल मिला दीजिएगा तो तीनों क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन मिल रहा है कहीं से ज्यादा? नहीं सर। तो प्रोटीन के लिए हम लोग डालते हैं प्रोटीन और फैट के लिए मूंगफली से तेल भी मिलता है और प्रोटीन भी मिलता है ना। हाँ वो फैट और प्रोटीन के लिए। जानवरों को हमारे पास ये भी महंगा पड़ जाता है, क्योंकि शुकर पालक जितने हमारे किसान बंधु हैं वो बहुत ही गरीबी रेखा पे आसपास होते हैं ना। हाँ सर। तो उनको हम लोग जितना सस्ता से सस्ता हर चीज करके दे वो उनके लिए उतना फायदेमंद होगा ना जी। जहाँ भी इसमें एक रिसर्च में आया कि हम लोग होटल वेस्ट भी खिलाते हैं। अभी दोनों काम होटल वेस्ट अवेलेबल है तो सबसे उन्हें आपको दाना खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होटल वेस्ट नहीं उपलब्ध है तो एक टाइम होटल वेस्ट खिलाइए, एक टाइम ये सबसे बेस्ट। इसका दूसरी विधि क्या है कि हम लोग शुक्रों को सबसे अच्छा देखा गया है, एक बार होटल वेस्ट कैसा होटल वेस्ट और एक बार दाना, ये दोनों को मिला के खिलाते हैं तो वो हमारा सबसे ज्यादा फायदेमंद है। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात मैडम लोग? का वेस्ट देना है जहां पे जो होटल वाला लोग भोजन खिलाता हो, पकौड़ी सिंगाड़ा वाला नहीं, लाइन होटल या जहां पे चावल रोटी खिला, और सबसे अच्छा जहां पे वेज नॉन वेज दोनों। आप उसके वहां एक अपना ये दे दीजिए कोई भी रखने के लिए, और जो भी थाली में बचता है उसको वो कहिए इसमें डाल। एक किसान भाई ने कहा कि बहुत पानी मिला कर। हाँ सर, इसमें ज्यादा पानी मिला। ठीक है, पानी लोग फेंक देता है। आप लाने से पहले पानी को वहाँ ड्रेन कर दीजिए, जमीन बहा दीजिए, और बाकी चीज को बचता है उसको लेकर। ये शुकर पालन ऐसा व्यवसाय है ना कि हम यहाँ तो नहीं, अधिक प्रावधान रहता है कि आप लोग को कोई सक्सेसफुल फार्म विजिट कराया जाए तो आप लोग ज्यादा और इंस्पायर्ड होते है ना, उससे ज्यादा और सीख मिलता। रोकथाम
ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं बीमारी में। बीमारियां दो प्रकार की होती हैं। एक पहला परजीवी के कारण होता है, ठीक है, और दूसरी बीमारी होती है बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा, जीवाणु, विषाणु, कीटाणु जो भी होता है। एक क्या होता है परजीवी। परजीवी में क्या क्या होता है? एक बाह्य परजीवी, और दूसरा अंत परजीवी। समझ में आ रही बात? परजीवी किसको कहते हैं? जो जीव दूसरे जीव का खून को पी के जिंदा रहता है। अंत परजीवी में क्या होता है? कृमि, विभिन्न प्रकार के कृमि। और बाह्य परजीवी में क्या होता है? टिक, ढीला, माइट जो आंख से नहीं दिखता है, जिसके कारण शुक्र लोग खुजलाते रहता है। लाइस, समझ बात? शुक्र में होता है छोटा छोटा जू होता है कि नहीं होता है? होता है ना शुक्रों में। कृमि भी रहता है पेट के अंदर, शुक्र में बहुत ज्यादा रहता है ना। आप कितना अच्छा खिलाइएगा, कितना खिलाइएगा, लेकिन वजन। पहले हम लोग इसके लिए क्या दवा देंगे? कृमि के लिए कृमि नाशक। कब कब देंगे? पहला कृमिनाशक कब देंगे? जब बच्चा 1 महीने का उम्र को प्राप्त कर लेता है। बच्चे को देना है सर कृमिनाशक? हाँ, बच्चे से ही स्टार्ट करना है। दूध पीता है तो उसका पेट में कृमि होता है। 1 महीना तक नहीं देना है। जिस दिन बच्चा 1 महीने का हो गया, पहला उसको कृमिनाशक दे देंगे। फिर हर महीने कब देंगे? हर महीने। समझ बात? बड़ा को क्या करेंगे? मान लीजिए आज दिए, डीवर्मिंग किए, फिर 1 सप्ताह बाद कब देंगे? 1 सप्ताह। अब फिर उसके बाद हर माह। ये बड़ा के केस में समझ में आई बात? सुई के माध्यम से देना सर कि दवाई के माध्यम से? देखिए, बच्चे को जन्म के तुरंत बाद कृमिनाशक नहीं देना है। जब बच्चा 1 महीना का उम्र प्राप्त कर लेता है तो उसको पहली बार कृमिनाशक। तो कितना देंगे ये तो पता नहीं है ना। एक जो 500 mg का टेबलेट आता है, एक छोटा टेबलेट आता है ना, उसका आधा भाग देंगे। कितना भाग देंगे? आधा भाग। समझ में आई बात? लगभग 250 mg। बच्चा को कितना देंगे? 250 mg। 250। 500 mg को आधा टुकड़ा कर देंगे तो 250 mg। अब फिर उसको हर महीना देते रहे। तो इससे टैबलेट रहेगा सर? लिक्विड भी आप ले सकते हैं। आपके बजट पे डिपेंड करता है। टैबलेट हमारा सरकारी विभाग में उपलब्ध है, आप सरकार से भी फायदा ले सकते हैं। बड़े पास 10 kg वजन पे 1 टेबलेट, ठीक है। 10 kg वजन में 1 टेबलेट यानी 500 mg। समझ में आ रही बात? जितना kg वजन रहेगा उतना गुना टेबलेट। अब इसको तो बच्चे सब पढ़ेंगे, नेट वाले को नहीं देंगे। कब देंगे? सुबह खाली पेट। कब देंगे? सुबह सुबह खाली पेट। चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, जब भी कृमिनाशक दवा देंगे कब देंगे? सुबह में खाली पेट। तो शुगर को ऐसी दवा मुंह में भर सकते हैं तो उसको कोई भी रोटी उटी में गूंद के खो दे, या थोड़ा सा दाना में उसको एकदम पीस के दे देना। ये तो कम दाना देना, थोड़ा सा दाना मिला के दे देना ताकि उसको पहले खा ले, फिर उसके बाद जाके दाना खोद दें।
ठीक है। हाँ, इसमें कृमि आता है। कृमि का रोकथाम के बारे में बताएं कि कृमिनाशक दवा कब कब देना है। इसमें और एक बात आ जाएगी कि गाभिन टेटे, है ना, जब मादा प्रेग्नेंट रहेगी तो कौन सी दवा देगी, है ना। तो कृमिनाशक दो आता है, एल्बेंडाजोल और फेनबेंडाजोल। कृमिनाशक दो होता है, एक एल्बेंडाजोल और दूसरा फेनबेंडाजोल। ये लगभग प्रेगनेंसी में सेफ रहता है। एल्बेंडाजोल कभी भी प्रेग्नेंट को मत दीजिएगा, नहीं तो बच सकते हैं। समझ में आता है तो हर महीना जरूर दीजिए। देखिए अंत में उसका जो शरीर का ग्रोथ होगा वो कुछ ना कुछ ज्यादा होगा। पेट में कृमि नहीं रहेगा तो जो भी ब्लड में न्यूट्रिएंट रहेगा वो सब तत्व रहेगा, वो उसका शरीर का विकास करेगा ना। ठीक है। हाँ, एल्बेंडाजोल प्रेग्नेंट को नहीं देना है, गाभिन को नहीं देना है। गाभिन को नहीं देना है। समझ में आ गई बात। अब बाह्य परजीवी के लिए क्या करेंगे हम लोग। तो इसमें मेलाथियन का लिक्विड मिलता है, इसको 1 ml 1 लीटर पानी में मिला के नारियल का रस्सी में भिंगा के पूरे सुअर के शरीर में रगड़ देंगे। जब सूख जाएगा तो उसको केवल चाटने नहीं देना, है ना। फिर उसको हम लोग नहला देंगे। ठीक है। ये लिक्विड जो मेलाथियन लिखा है इसको 1 ml 1 लीटर पानी में मिलाना और नारियल का रस्सी जो रहता है ना मैडम, उससे सुअर का पूरा शरीर को रगड़ देना है उस पानी, केवल उसको चाटने नहीं देना है। हाँ। उसको 1 ml 1 लीटर पानी में मिलाना है, नारियल का रस्सी में ऐसे उसको डुबो के पूरा शरीर में रखना है। जितना भी भिलवा चिलवा जो भी है उसको थोड़ा देर तक सूखने देना है। थोड़ा देर सूखने के बाद तब लगभग जब मरने लगेगा तो उसको बढ़िया से नहला देना है। ठीक है। यदि इसको 2 सप्ताह तक लगातार कीजिएगा। इंजेक्शन क्या है, दूसरा उपाय क्या है इसका, इंजेक्शन। तो इसमें आइवरमेक्टिन, कुछ भी नहीं पता है आप कोई भी दुकान में कहिएगा हमको आइवरमेक्टिन दे दीजिए, तो आइवरमेक्टिन आपको, आप लोग थोड़ा बहुत इलाज भी जानिए, है ना। आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन, इसको हर 3 माह में, कब, हर 3 माह में 2 ml मांस में देना, मांस या चमड़ा के नीचे। कहाँ देना है, हर 3 माह पे। परजीवी इसको मिटा दीजिए ना, बी कॉम्प्लेक्स नहीं लेना है सर, इसके साथ साथ बी कॉम्प्लेक्स आ रहा है। बी कॉम्प्लेक्स तो आपकी मर्जी, वो तो विटामिन है। कहते हैं जब भी डिवर्मिंग कीजिएगा, लीवर टॉनिक, कोई भी लीवर टॉनिक, जब भी डिवर्मिंग कीजिएगा लीवर टॉनिक हमेशा पिलाना है। आप जितना खर्च कीजिए उतना आपको फायदा है, समझे। बी कॉम्प्लेक्स का ओरल भी आता है, आता है ना, तो आप पे डिपेंड करता है आप कितना खर्च करना चाहते हैं। लेकिन डिवर्मिंग कीजिएगा तो लीवर टॉनिक जरूर दीजिएगा। डिवर्मिंग करने के बाद हमेशा क्या होता है कि पेट का जो भूख रहता है थोड़ा कम, लीवर टॉनिक दीजिएगा तो भूख बरकरार। ठीक है। हाँ?
ये कोई हानिकारक दवा तो नहीं है, 2-4 अगर ज्यादा भी हो जाएगा तो कोई उससे हानि नहीं होने जाएगा। मांस नहीं अच्छा ये तो फायदा करेगा आपके लीवर को ना। लीवर जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा खाना उतना पचेगा तरीका। मीटिंग पशुपालन की पाठशाला झारखंड, इसमें आपको और अन्य जानकारियां, अन्य पालनों के बारे में भी जानकारियां मिलेगी। सबको अपना अपना मोबाइल निकालिए और सब्सक्राइब कीजिए इसको। पशुपालन की पाठशाला झारखंड, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। और झारखंड में सबसे चर्म रोग, ये किसके कारण होता है? फफूंदी होता है ना? हैं? जी सर। सर इस समझ में कैसे आता है सर? चर्म रोग का लक्षण क्या क्या होता है? तो पहला लक्षण बाल झड़ना। क्या होता है? बाल झड़ना। देखिएगा जगह जगह से पूरा हेयर फॉल होता है ना ऐसा? जी सर। दूसरा, शरीर में खुजली होना, शरीर में समझ में आ रही बात? हाँ सर। हाँ सर। और तीसरा इधर उधर पीठ घसरना क्या? जब खुजली होगा तो रगड़ेगा। तो दो इसका लक्षण है ना सर? हाँ, अरे बाल झड़ेगा ही झड़ेगा, है ना? वो सुअर कोई खरीदना भी नहीं चाहता। ज्यादा जी बीमारी चर्म रोग हो जाती है, वो कोई सुअर खरीदता है नहीं सर। फिर आपका वो जितना खिलाए जितना मेहनत से सब पानी देता है। इसमें क्या करना है? पहला इलाज कैसे कैसे करेंगे? तो पहला इसका इलाज करेंगे कि नारियल का तेल में, एक घरेलू उपाय है ना, आप लोग भी बना सकते हैं। नारियल का तेल या करंज का तेल। करंज का तेल किसको बोला जाता है? करंज का तेल सबसे अच्छा है। करंज का तेल में 10 ग्राम गंधक मिलाइए, ठीक है, और इसको पूरे शरीर में लगातार 3 दिन तक लगे। 2 बार, कितना? 3 दिन तक 2 बार लगातार। ये भी विधि भी बता रहे हैं, लगातार 3 दिन 2 बार, दिन में 2 बार। अब कहिएगा लगाएंगे किससे सर? है ना? तो कोई एक साफ कपड़ा ले लीजिएगा, हाँ? करंज का तेल प्लस गंधक, सल्फर गंधक मिलता है ना? 100 ml तेल में, ऊपर में लिखना भूल गए थे, 100 ml तेल में 10 ग्राम, मात्र 10 ग्राम। इतना तेल में 100 ml, ऐसा नहीं कि 1 लीटर ले लीजिए, 100 ml, ठीक है? नॉर्मली मिलता है कहाँ पर? या फिर करंज का तेल नहीं मिलेगा तो नारियल का तेल लीजिए 100 ml। नारियल का तेल कितना? 100 ml, इसमें 10 ग्राम गंधक प्लस 5 ग्राम कपूर, तीनों को लगातार 3 दिन तक 2 बार लगाइए, खुजली खत्म हो जाए। प्लस नारियल का तेल, गंधक और कपूर, 5 ग्राम कपूर 100 ml, तीनों को मिलाइए, एक कटोरी में रखिए, दिन में 2 बार 3 दिन तक लगे। समझ आ रहा है ना? पीछे सर तो ठीक है। आइवरमेक्टिन का बोलस भी आता है, और चर्म रोग अच्छे से ठीक करना है तो आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन जरूर लगवाइए। किसका इंजेक्शन?
आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन। बड़ा जानवर है, अधिक 100 किलो का है तो लगभग 4 से 5 ml आइवरमेक्टिन उसका चमड़ा में दे दीजिए, और 10 से 20 किलो का है तो 2 ml दीजिए। सुनाई दे रहा है ना? ये उपाय करने के साथ साथ आजकल आइवरमेक्टिन का बोलस भी आ रहा है। क्या आ रहा है? आइवरमेक्टिन का बोलस। बोलस मीन्स खिलाने की दवा। 50 केजी का है तो एक बोलस दे दीजिए, 50 से 100 केजी का है तो एक बड़ा इतना बड़ा बोलस आता है जैसे गाय को खिलाने का, ठीक है, वो खिला 100 केजी के लिए एक बोलस, 50 केजी से नीचे है तो आधा बोलस, ठीक है। बोल दे रहा ये खुजली होता है तो नीम का पत्ता को पीस लीजिए और उसका लेप भी आप लगा, ठीक है। यदि 50 केजी से नीचे है तो 2 से 3, 50 केजी से ऊपर है तो 4 से 5। एक दो बार आप देख लीजिएगा कहाँ पे देते हैं, कैसे देते हैं, उसके बाद आप लोग खुद दीजिएगा। 1-2 सर उस तरह में सर बुलाने के डॉक्टर भी तो नहीं आते सर, हम लोग बुलाते सर। डायरिया से भी बहुत जानवर बीमार होता है ना। हाँ सर। इमिटेशन FMD के बारे में बताएंगे। 2 चीज, खुरहा चपका होता है सुअर में। हाँ सर। वो दोनों का टीका हमारे पास अवेलेबल है, टीकाकरण जरूर करेंगे। जो भी हमारे किसान भाई बंधु ज्यादा मात्रा में सुअर पालते हैं, टीकाकरण जरूर कराइए, वो दोनों बीमारी कभी नहीं। बच्चा मर गया ना महामारी के कारण, यदि टीका कराए रहते उनका माँ का पहले से टीकाकृत रहती तो उनका जानवर नहीं मरता। पहला तो इसमें आप जो विभाग द्वारा संचालित योजना है ना, उसमें आप सप्लायर का काम, विभाग को हर साल चूजा कहते हैं पिगलेट चाहिए ना। हाँ सर। किसानों को बांटने के लिए। इस क्षेत्र में यदि ऐसा कोई नहीं है, आजकल के दिन में खुद सप्लायर बन जाइए। इस क्षेत्र में 5 जिला को बांटिए सप्लाई। दूसरा चीज, आप जब ज्यादा मात्रा में कीजिएगा, हमारे से संपर्क रहेगा तो उनका बहुत सारा बड़ा मार्केट है, आपको मार्केट उपलब्ध करा देंगे, आपको जैसे सेल करना, ठीक है। और डिमांड है कि पूरा नहीं होता, आपको बाहर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा संस्थान क्षेत्र में डिमांड है कि नहीं है मैडम? ये जो TND या झारसुक बताए ना, इसका एक बात हम बताना भूल रहे हैं, ये दिखने में लगभग देसी ही दिखेगी। इसमें कोई नहीं पहचान कर पाएगा कि ये संकर नस्ल का है, क्योंकि इसमें झारसुक का रंग भी काला होता है। और हमारे झारखंड में जो भी सुअर का मीट बिकता है वो काले सुअर का ज्यादा बिकता है ना। टीकाकरण तो हमारे पास 2 ही बीमारियों का टीकाकरण करना है, एक सुपर ज्वर, जिसको हम लोग स्वाइन फीवर कहते हैं, जिसको महामारी कहते हैं, है ना। इसी कारण ज्यादातर सुअर हमारे झारखंड में मरता है। और दूसरा क्या कहते हैं, खुरहा चपका, FMD। कब कैसे इसका टीकाकरण करना पता होना चाहिए ना। स्वाइन फीवर से ही ज्यादातर हमारे झारखंड में सुअरों की मृत्यु होती है। इस बार बहुत सुअर मरे हैं इस बीमारी, पूरे झारखंड में फैला हुआ था स्वाइन फीवर। जून जुलाई में मरा है ना, अचानक बीमार हुआ है सर, अभी भी मरा, अचानक सुअर को बुखार बहुत ज्यादा है, ठीक है, खाना पीना छोड़ दिया, उसी दिन के बाद खत्म करेंगे ये वीडियो। 6 माह पे, हर 6 माह पे कौन सा महीना करना सबसे अच्छा रहता है? जून, मई, जून,
अब फिर 6 महीने कब होगा जी? नवंबर दिसंबर नवंबर दिसंबर। सर दिसंबर में मेरा माल हो रहा है। हाँ, फीवर का कब कब करेंगे? कभी किए हैं स्वाइन फीवर का? नहीं सर। वर्ष में एक बार, वर्ष में कब सर? 4 माह के उम्र से स्टार्ट कर देना चाहिए। बच्चा जब 4 माह का उम्र रहता है ना, 4 माह के उम्र से। सर उतने में तो हम लोग का शुगर एक चलने लगता है सर। हाँ? उसको सुई लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा सर। क्या चीज? हम लोग का शुगर सर 4 महीना में ही वो यानी 60-65 के लमसम में हो जाता, तो हम लोग को उतना में ही उसको कटिंग कर देते, तो उसको सुई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा सर। उतना में कटिंग कर देते। ज़्यादा बड़ा करने से सर यानी मर करवाइए चाहे नहीं करवाइए, लेकिन स्वाइन फीवर का टीकाकरण जरूर कराइए। स्वाइन फीवर का टीकाकरण आप अपने प्रखंड स्तर से, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी से कांटेक्ट कीजिए कि सर हमें स्वाइन फीवर का वैक्सीन है, स्वाइन फीवर वैक्सीन। आप अपने जो भी संबंधित पशुपालन कार्यालय है वहां से संपर्क कीजिए, ठीक है। यदि उनके पास उपलब्ध नहीं है वो जिला से बात करेंगे, जिला के पास भी उपलब्ध नहीं है तो राज्य स्तर पे बात करेंगे और फिर आपको वैक्सीन मिलेगी। जो भी किसान 10-20 रखते हैं स्वाइन फीवर का वैक्सीन जरूर आ गया। हाँ सर। अब इस बीमारी हो जाएगा तो क्या करेंगे? बीमारी का लक्षण क्या क्या है आता है ना, इसी नाम से आता है। अब एक एक बीमारी पे आते हैं, नीचे वाले को मिटाते हैं। हाँ सर। कितना होता है शरीर का तापमान? 102। हैं? 102। हैं? कौन बताए? सर हम लोग नापे हुए नापे हैं डॉक्टर आए थे सर, नॉर्मल शुगर को नाप के हम लोग एक बार याद रखे हुए थे। कितना? हाँ 102 ही था। हाँ। हाँ बोला यहाँ इसका नॉर्मल है, तो उसका बगल वाला शुगर का सर 106 हो गया था, जो थोड़ा देर के बाद पानी में से कैसे बचाना है, गर्मी के दिन में कैसा मैनेजमेंट होना चाहिए, लेकिन हमारे पास समय चीज हमको 2-3 कि जानवर हमारा बीमार कैसे है और स्वस्थ कैसे, दोनों में अंतर पता होना चाहिए ना। हैं? जानवर बीमार जानवर में कैसे अंतर करेंगे, पहले उसको आना चाहिए। हैं? स्वस्थ जानवर का शरीर का तापमान कितना होता है? 102। स्वस्थ शुकर का तापमान 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। कहाँ पे आप टेम्परेचर नापिएगा तो थर्मामीटर को कहाँ पे लगाएंगे? शुकर के मल द्वार में। कहाँ पे थर्मामीटर को लगा के देखेंगे? शुकर के मल द्वार में। ये आपको पता होना चाहिए हर किसान भाई बंधु को। हाँ सर। थर्मामीटर कहाँ पे लगाएंगे? जहाँ वो लेटरिन करता है सब। हाँ, है ना? हाँ सर। अभी तक ये पता था? टेम्परेचर लेना है उसके मल द्वार में थर्मामीटर को लगाते हैं, है ना? हैं? कम भाई सही 1 से 2 मिनट। कितना मिनट तक लगा के रखेंगे? कितना मिनट तक? लगभग 1 से 2 मिनट। कितना? 1 से 2 मिनट तक, तभी जाकर सही रीडिंग आए। और आजकल डिजिटल थर्मामीटर ज्यादातर आ रहा है। डिजिटल लगाइएगा तो अपने आप आवाज करने लगता है। पहले उसको नॉर्मल करना है, फिर उसको वहां लगा देना है, ठीक है। बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं डालना है, कम से कम 2 से 3 101.5 102.5 तक, ठीक है। 101.5 से 102.5 तक उसका स्वस्थ शुगर का होना चाहिए। इससे ऊपर जाएगा तो क्या कहेंगे? शुगर को बीमार हो गया। बुखार हो गया। जहाँ जानवर हमारा स्वस्थ होगा खाना पीना में कमी होगी, ठीक है।
होगी ना? हाँ सर, शरीर का तापमान ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ना कोई किनारे में जाके अकेले चुपचाप, ठीक है। जब भी बुखार हो गया जानवर का कान, देखिए हम लोग जब पशुपालक है ना, तो इतना हमको एहसास हो जाता है कि कौन जानवर का टेम्परेचर कितना है। छुएंगे जब बुखार रहेगा तो अपने आप गर्म होगा। गाय में होता है ना, हाँ सर। बकरी में भी हम लोग देखते हैं, सुअर में भी वो सब देख सकते हैं। हाँ सर। और सबसे अच्छा विधि है कि थर्मामीटर लगा के देखिए, उससे आपको एग्जैक्ट पता चलेगा। यदि आप किसी डॉक्टर से सलाह भी ले रहे हैं तो आप बता पाइएगा कि आपके शुगर का शरीर का तापमान सर 106 हो गया, 104 हो गया कि 102। तो तापमान लेने पता होना चाहिए ना। हाँ सर। ठीक है। अब हम आते हैं शुगर ज्वर में। शुगर ज्वर कहने का अर्थ है कि उसमें बुखार होगा। शुगर ज्वर में क्या होगा? बुखार होगा। कितना बुखार होगा? तेज बुखार होगा। इसमें सबसे पहला लक्षण क्या है? तेज बुखार। कितना हो जाएगा बॉडी का टेम्परेचर? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा, 106 तक जाता। नहीं, ये स्वाइन फीवर वायरल डिजीज है। कैसा डिजीज है? स्वाइन फीवर कैसा डिजीज है? वायरल। वायरल यानी विषाणु जनित। विषाणु जनित। विषाणु जनित बीमारी का कोई ट्रीटमेंट होता है? यदि हो गया तो सबसे पहले जो भी जानवर हमारा बीमार है उसको अलग कमरे में हम लोग रखेंगे। हमेशा ध्यान दीजिए, जो भी जानवर कोई भी बीमार हो उसको स्वस्थ जानवर से हटा के अलग रखना चाहिए। उसके बाद ही उसका हम इलाज करना चाहिए। ठीक है। जैसे आपका कोरोना हुआ था, कोरोना का क्या रीजन हुआ? कभी विषाणु जनित बीमारी का कोई रीजन होता है? वो वायरल बीमारी है, कहीं से संपर्क में है, वो वायरस होगा ही। लगभग उसमें जो भी जीवाणु विषाणु रहते हैं वो छोड़ देगा, फिर सुस्त ऑफ फिट हो जाएगा। दूसरा, खाना पीना बंद, अलग में सुस्ती से सोएगा। हाँ, 2-3 दिन बाद टाइम दस्त होना। क्या? डायरिया, दस्त। जनरली जानवरों को गर्मी के दिनों में ज्यादा ही दस्त होने से क्या होता है? शरीर का जो जल का प्रतिशत होता है वो क्या होता है? धीरे धीरे कम हो जाता है। शरीर से जल क्या होता है? बाहर निकलते हैं। डायरिया के समय होता है ना, होता है। तो डायरिया जब भी हो तो क्या करना है? लक्षण तो सबको पता है। पहला चीज, पानी की कमी होने से बचाना है। तो उसके लिए कैसे बचा सकते हैं? तो इलेक्ट्रोल पाउडर तो मिलता ही है। इलेक्ट्रोल पाउडर का घोल हमेशा देना है। क्या करना है? इलेक्ट्रोल पाउडर का घोल हमेशा। दूसरा, सल्फाडिमिडीन का बोलस आता है। ठीक है। कुछ नहीं समझ में आएगा, जानवर के दुकान में जाइए, कहिएगा ये नाम से कहिएगा, बहुत सारी दवाई हो अलग अलग कंपनी की, लेकिन यही एक केमिकल नाम है, सल्फाडिमिडीन। ठीक है। कंपनी कोई भी रहेगा चलेगा ना सर? हाँ, जिसमें भी सल्फाडिमिडीन हो। जैसे पैरासीटामोल आपको अलग अलग नाम से हर जगह मिलता है, लेकिन पैरासीटामोल होना चाहिए। वैसे ही इसमें सल्फाडिमिडीन होना चाहिए। ये बोलस को बड़ा जानवर है तो एक बोलस 100 केजी से ऊपर और 100 केजी से नीचे है तो हाफ बोलस 2 बार।
कितना? 2 बार। और तीसरा एक आयुर्वेदिक दवा लिख दे रहे हैं सर 2 बार यानी कि एक ही दिन में सर 2 बार? हाँ सुबह शाम। हाँ, नेवलॉन पाउडर 20 से 30 ग्राम प्रतिदिन। कैसे? 20 से 30 ये आयुर्वेदिक है ना? इतना दीजिएगा तो आपका जानवर कभी डायरिया से नहीं मरेगा। डायरिया से भी मृत्यु होती है कि नहीं? हाँ सर। होती है ना। पहला तो उसमें पानी का कमी होने से बचाना। तो पानी का कमी होने से कैसे बचेगा? कि उसको इलेक्ट्रोल पाउडर हमेशा घोल के दे। इलेक्ट्रोल पाउडर नहीं भी दे पाते हैं तो चीनी और नमक का सादा चीनी और नमक का घोल उसको बना के दे दे। क्या कीजिए? इलेक्ट्रोल पाउडर भी महंगा लगता है तो सादा नमक और चीनी का घोल बनाइए। 1 गिलास में 2 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक। ये तो हर कोई जानते होंगे। हाँ सर। घर में भी अपने भी डायरिया होता है तो उसमें भी पीते हैं, जानवर को भी पिला सकते हैं, है ना? ये दवा हर जगह मिल जाएगी, सल्फाडिमिडिन बोलर, ठीक है? या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन। क्या? सिप्रोफ्लॉक्सासिन का टैबलेट 500 ml का। कितना? 500 ml। सुबह शाम 1 टैबलेट देना। डायरिया का इलाज हर किसी को पता है।